आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ, जिसमें कंपनी की उत्पत्ति कैसे हुई। कंपनी की उत्पत्ति कम प्लस पेनी दो शब्दों से मिलकर कंपनी शब्द की उत्पत्ति हुई। कम का मतलब साथ साथ, जबकि पेनी का मतलब रोटी का टुकड़ा। प्राचीन समय में रोम में जब व्यक्ति आपस में बैठकर जो है व्यवसाय संबंधी बातचीत करते थे, तो उनके मध्य जो भी व्यवसाय होता था वो व्यवसाय एक कंपनी के रूप में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अनेक कंपनी अधिनियम बनते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष में सभी कंपनी अधिनियम को मिलाकर एक अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956 गठित किया गया। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार कंपनी से अभिप्राय ऐसी संस्था से है जिसका पंजीयन एवं सम्मेलन कंपनी अधिनियम 1956 या पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम में हुआ हो। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कंपनी अधिनियम 1921, 1931 थे, जिनके तहत टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का पंजीयन किया गया। प्रोफेसर हैने के अनुसार कंपनी से आशय ऐसी संस्था से है जिसका पंजीयन सम्मेलन कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पंजीयन एवं सम्मेलन किया जाता है। प्रोफेसर हैने ने कहा कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका वैधानिक स्थायी अस्तित्व होता है, जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। अर्थात जिस संस्था में ये विशेषताएं विद्यमान होती है वह संस्था कंपनी कहलाती है। सर्वप्रथम हम कंपनी की विशेषताएं देखेंगे। पहला है कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। प्रोफेसर हैने ने कंपनी को विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति माना है। कृत्रिम व्यक्ति इसलिए माना कि जैसे प्राकृतिक मानव का जन्म और मरण प्रकृति प्रधान होता है, ठीक उसी प्रकार कंपनी का जन्म कंपनी अधिनियम के तहत पंजीयन और सम्मेलन कराने से होता है, और कंपनी का अंत, कंपनी का जब समापन हो जाता है तो कंपनी का अंत हो जाता है। जिस प्रकार प्राकृतिक मानव में मस्तिष्क कार्य सोचना समझना होता है, और जो भी सोचता और समझता है उसे क्रियान्वित करने का कार्य जो हाथों द्वारा किया जाता है, और कंपनी रूपी कृत्रिम व्यक्ति में ये कार्य कंपनी के संचालक हैं। कंपनी के संचालक कंपनी का मस्तिष्क कहलाते हैं, जबकि कंपनी का हाथ, कान और आँख सचिव को कहा जाता है। इसलिए कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। नंबर 2, कंपनी का वैधानिक स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी के सदस्य और कंपनी का अस्तित्व पृथक पृथक होता है। कंपनी के सभी सदस्य अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो भी कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। मैन में गो एंड मैन में गो आउट, बट कंपनी गो फॉर एवर। व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, कंपनी हमेशा चलती रहती है। इसलिए कंपनी के अस्तित्व पर उसके सदस्यों के आने और जाने का प्रभाव नहीं होता। नंबर 3, कंपनी अंश पूंजी होती है। कंपनी की अंश पूंजी होती है। कंपनी अपनी पूंजी अंशों के माध्यम से जनता को आमंत्रित करके क्रय करती है। अंश पूंजी का वह छोटा से छोटा भाग जो कि जनता द्वारा क्रय किया जाता है अंश पूंजी कहलाता है, अंश कहलाता है। अंश जो है पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी अंश, क्षमता अंश, 2 प्रकार में विभाजित है। कंपनी के समतांश धारक कंपनी के सदस्य स्वामी होते हैं, जबकि पूर्वाधिक अंशधारी कंपनी के
ऋणदाता होते हैं, जिन्हें एक निश्चित अवधि के पश्चात कंपनी पुनर्भुगतान कर देती है। नंबर 4, कंपनी की सार मुद्रा। कंपनी की एक सार मुद्रा होती है, जैसे प्राकृतिक मानव अपने हस्ताक्षर जो है वो करता है, ठीक कंपनी भी अपने हस्ताक्षर सार मुद्रा के रूप में करती है। जिसमें प्रपत्र पर कंपनी के सार मुद्रा अंकित होती है, वह कंपनी द्वारा जारी प्रपत्र कहलाता है। कंपनी पे सार मुद्रा अंकित करने के पश्चात सचिव या संचालक मंडल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो कंपनी की सार मुद्रा कंपनी के हस्ताक्षर होते हैं। पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी के अंशधारी और कंपनी के स्वामी दोनों, कंपनी के अंशधारी और कंपनी का अस्तित्व भिन्न भिन्न होता है। इसके संबंध में सालोमन बनाम सालोमन कंपनी एक विवाद दिया गया है। सालोमन एक जूते का व्यापारी था जो लगातार अपना व्यवसाय घटित हो नुकसान में चल रहा था, तो उसने अपने नुकसान के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए सालोमन एंड कंपनी का निर्माण किया, जिसमें 7 सदस्य थे, एक स्वयं, एक उसकी पत्नी और 5 उसके बच्चे। 7 सदस्य बनकर उसने सालोमन कंपनी की स्थापना की। और सालोमन का जूते का व्यवसाय 20,000 पाउंड में सालोमन एंड कंपनी को बेच दिया और उसकी संपत्ति गिरवी रख ली। उस समय पश्चात सालोमन ने 30,000 पाउंड के ऋणपत्र जारी किए, जो सार्वजनिक जनता द्वारा क्रय कर लिए गए। जैसा कि सालोमन ने पहले ही से कंपनी स्थापित की थी, तो उसने अपनी कंपनी का दिवाला निकाल दिया और कंपनी के दिवाले के समय 20,000 की जो संपत्ति थी, उसकी संपत्ति कंपनी ने ग्रहण कर ली, क्योंकि उसका सारा व्यवसाय कंपनी की उस पर गिरवी था। इसलिए सालोमन तब से कंपनी के पृथक वैधानिक अस्तित्व हुआ। कंपनी के सदस्य आते और जाते हैं, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती। ये एक ऐसी नदी के समान है जिसमें धाराएं जुड़ती हैं और धाराएं अलग होती हैं, लेकिन कंपनी निरंतर रूप से अपने आप चलती रहती है। कंपनी के अंश हस्तांतरणीय। कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। कि कोई भी व्यक्ति अंशधारी कभी भी स्कंद विपणन में कंपनी के अंश आसानी से खरीद एवं बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते। इसके अंश बियरर चेक, वाहक चेक के समान होते हैं, जो सुपुर्दगी मात्र से ही उनका हस्तांतरण हो जाता है। कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, जो आसानी से एक से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित होते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति कंपनी का अंश क्रय करता है, वह कंपनी का स्वामी बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, तो उसे अंश हस्तांतरण प्रपत्र भरना पड़ता है, जिसमें दोनों का हस्ताक्षर होता है और कंपनी पुराना अंश प्रमाण पत्र रद्द करके नया अंश प्रमाण पत्र जारी कर देती है। फिर कंपनी की सदस्यता। कंपनी में न्यूनतम सदस्य, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य 7 होने चाहिए और अधिकतम सदस्य जारी किए गए अंशों की मात्रा तक सीमित रहते हैं। अर्थात कंपनी जितने अंश जारी करती है उस संख्या तक कंपनी के अंश होते हैं। अगर कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 7 से घटकर कम हो जाती है तो कंपनी स्वतः समाप्त हो जाती है, जबकि निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और अधिकतम सदस्य संख्या वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़ते हुए अधिकतम संख्या 10 तक सीमित, 50 तक सीमित हो सकती है। सीमित दायित्व। कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक ही सीमित रहता है। तो अगर कंपनी का दिवाला निकल जाता है या कंपनी का समापन हो जाता है तो एक अंशधारी अधिकतम उस सीमा तक ही उत्तरदायी होगा जिस तक कि उसका अंश का अंकित मूल्य बकाया है। अगर उसने अंकित मूल्य में से कोई राशि चुका दी है तो उस राशि को छोड़कर शेष राशि के लिए वो उत्तरदायी हो सकता है। बाकी का